आदित्य, ये शादी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। शादी के वक्त तुम मौके से फरार हो जाना। तुम नहीं आओगी तो पापा को मजबूर होकर ये शादी रोकनी पड़ेगी और फिर पापा घर की इज्जत बचाने के लिए मेरी शादी पराग से कर देंगे। मेरी मोहब्बत मुझे मिल जाएगी आदित्य। मैं पराग से बहुत मोहब्बत करती हूँ, उसके बिना जी नहीं सकती। जबकि आदित्य का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था क्योंकि वो महक से बहुत प्यार करता था। आदित्य महक के पापा के दोस्त का बेटा और पराग घर का नौकर था। कहते हैं शादी की पहली रात अरमानों से भरी हुई रात होती है। जिंदगी की नई शुरुआत होती है, सब कुछ हसीन लगता है। आने वाले पलों का ख्याल दिल को गुदगुदाने लगता है। लेकिन महक के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये उसकी ज़िंदगी की शुरुआत की रात नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी का अंत था। आने वाले लम्हों का लेकर उसके दिल में गुदगुदी नहीं बल्कि गुस्से और नफरत की चिंगारियां फूट रही थीं। ये रात उसके लिए अरमानों भरी रात हो सकती थी जब उसकी मोहब्बत उसे मिल जाती। लेकिन उसके साथ तो किस्मत ने एक घिनौना खेल खेला था। मुखौटों के पीछे छिपे चेहरे उसकी नज़रों के सामने आ गए थे। पूरा कमरा तहस नहस हुआ पड़ा था। हर चीज़ बिखरी हुई थी। कुछ चीज़ें बिल्कुल टूट चुकी थीं। कोई भी चीज़ अपनी असली जगह और असली हालात में मौजूद नहीं थी। और वो अपना जेवर नोच नोच कर उतारते हुए जारो कतार रो रही थी। सारा मेकअप आंसुओं में बहकर उसके चेहरे को काफ़ी अजीब बना रहा था। उसने अपने हाथ की उल्टी तरफ से अपने होठों को रगड़ दिया तो सारी लिपस्टिक फैल कर चेहरे के दाएं बाएं फैल गई। उसकी ऐसी हालत हो रही थी कि अगर उसके सामने कोई आ जाता तो शायद वो उसकी जान ले लेती। महक ने कभी जिंदगी में खुद को इतना बेबस महसूस नहीं किया था जितना वो अब इस वक्त महसूस कर रही थी। मगर वो नहीं जानती थी कि उसकी बेबसी अभी तो और भी लंबी होने वाली है। अभी जिंदगी में और बहुत से ऐसे मकाम आने वाले हैं जब वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने वाली थी। कुछ वक्त के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला तो आदित्य कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की ऐसी हालत देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से दरवाज़ा बंद किया और फिर आगे बढ़ते हुए एक झटके से महक को खींचकर अपने सामने खड़ा किया था और उसके दोनों बाजुओं को इस कदर सख्ती से थामा कि महक को आदित्य की उंगलियां अपने बाजुओं की त्वचा में धंसती हुई महसूस हुई थीं। उसने घबराकर आदित्य की ओर देखा था। आज तो आदित्य के चेहरे के हाव भाव ही अलग थे। ये वो आदित्य लग ही नहीं रहा था जिसे महक जानती थी। आदित्य सुर्ख आंखों से उसकी ओर घूर घूर कर देख रहा था। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं थी। ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो कि तुम कहीं की हीरोइन हो जिसे शादी के लिए मैं मरा जा रहा हूँ? ये शादी मजबूरी का एक समझौता है, मेरे गले की हड्डी है। जितना तुम इस शादी से खुश नहीं हो तो उतना ही मैं भी खुश नहीं हूँ। लेकिन अब जबकि ये रिश्ता जुड़ चुका है तो तमाशा मत बनाओ। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। अगर मेरी जगह कोई और इस कमरे में आ जाता और इस कमरे की हालत देख लेता तो क्या सोचता? मेरी बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाती। पति की इज्जत की नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। मगर लगता है आज तुम्हें मुझे समझाना पड़ेगा कि पति की इज्जत कैसे करते हैं और कैसे दूसरों से करवाते हैं। आज पहले ही दिन तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो आइंदा के लिए तुम इसे याद रखोगी। जो कमरे का हाल तुमने किया है ना, उससे बुरा हाल अब मैं तुम्हारा करूँगा। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। वो उसकी फैली लिपस्टिक को अपनी उंगलियों से रगड़कर साफ करता हुआ बोला था कि क्या क्या करने वाले हो तुम आदित्य? खबरदार, जो तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। कांपते होठों से महक ने बोलने की हिम्मत की थी जबकि आदित्य के लबों पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई थी। तुम्हें लगता है कि तुम आदित्य सिंह का मुकाबला कर सकती हो? वो उसके नाजुक से वजूद को गहरी नज़रों से देखता हुआ बोला था। तो ठीक है, कोशिश करके देख लो। ये कहते हुए आदित्य ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और फिर बेड, जबकि महक बिजली की तेज रफ्तार से भी तेज बेड की दूसरी तरफ जाकर उतर गई। वो नामे सिर हिलाते हुए कहने लगी, नहीं आदित्य, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। महक की बात सुनकर आदित्य तंजिया अंदाज में हंसा और कहने लगा, जबरदस्ती कैसी? मैं बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करूँगा। शादी की पहली रात है हमारी और शादी की पहली रात जबरदस्ती नहीं प्यार किया जाता है। तुम बस अपनी आंखें बंद कर लेना, बाकी सब कुछ मैं खुद ही कर लूँगा। वो धीरे से अपने होंठ का एक कोना दबाते हुए उसे शरारत से देखकर बोला था, और जबरदस्ती तो तब होती ना जब मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर इस कमरे तक लेकर आता।
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि अभी कुछ वक्त पहले ही तुमने कई 100 लोगों की मौजूदगी में अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर मुझे अपनाया है। तुम्हारी मांग में चमकता हुआ ये सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र इस बात की गवाही है कि हमारा और तुम्हारा एक बहुत ही मजबूत और पवित्र रिश्ता जुड़ चुका है, जो अब मरते दम तक नहीं टूटेगा। अब इस रिश्ते की कुछ ज़रूरतें भी होती हैं जो आज की रात से शुरू होती हैं, तो बस अपनी वही ज़रूरत पूरी करना चाहता हूँ। अब मैं कोई इतना बड़ा महामुनि तो नहीं कि कमरे में मेरी खूबसूरत जवान पत्नी मौजूद हो, वो भी नई नवेली एक रात की दुल्हन, और मैं अपना हक लिए बिना चुपचाप सो जाऊं। ऐसा तो हरगिज भी नहीं होगा। आज की रात की सारी रस्में पूरी होंगी और कुछ इस अंदाज में पूरी होंगी कि पूरी ज़िंदगी इस रात को तुम याद रखोगी मेरी जान। मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ़ देने का नहीं था और ना ही तुमसे कोई ज़बरदस्ती अपना हक लेने का था, मगर तुमने जो कमरे की हालत की है ना, और चीज़ों का जो हाल किया है, वो सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि तुम्हें आइंदा इन हरकतों से बाज रखने के लिए मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूं कि आगे के लिए तुम्हारी हदें क्या हैं। आगे कुछ ऐसा करने से पहले तुम 100 बार सोचो कि ये सब कुछ करने के बाद तुम्हें आदित्य सिंह का एक नया रूप देखने को मिलेगा। ये कहते हुए आदित्य ने एक बार फिर से महक की कलाइयाँ पकड़ी और उसे बेड पर ले जाते हुए उसके चेहरे के ऊपर झुक गया। दोनों के नरम गरम होठों का स्पर्श हुआ तो जैसे वजूद में चिंगारियां सी फूटी थीं, जबकि महक सांस रोके आदित्य के इस स्पर्श को महसूस कर रही थी। आदित्य बहुत शिद्दत से महक की सांसों को पी रहा था। वो एक पल के लिए पीछे हुआ था, लेकिन अभी उसका मन कहाँ भरा था। वो दोबारा से उसके लबों की नरमी चुराने लगा। महक ने अभी सांस भी नहीं ली थी कि आदित्य उसकी गर्दन पर और जगह जगह अपना स्पर्श छोड़ने लगा। अपने सुलगते लबों से आदित्य महक की गर्दन पर जगह जगह अपने प्यार के निशान छोड़ रहा था। नाजुक और नरम सी त्वचा लाल होती जा रही थी, मगर आदित्य को इस बात की परवाह नहीं थी। आदित्य ने एक बार फिर से पल भर के लिए चेहरा ऊपर उठाया था। महक की गहरी सांसों की तपिश वो इस बार अपने चेहरे पर महसूस करने लगा और अब महक के चेहरे को फिर से अपने स्पर्श से भिगोने लगा। अब की बार उसने महक के कान की लौ को महक के होंठों से एक सिसकी निकली थी और उसने धीरे से सिसकते हुए कहा था, तुम बहुत गंदे हो आदित्य, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? इससे ज़्यादा की उम्मीद लगाए बैठी थी क्या? वैसे तुम चाहो तो मैं इससे ज़्यादा भी शिद्दत और जुनून दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हारी नाजुक सी जान इससे ज़्यादा सह पाएगी। वो शरारत से उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोला था, और महक तो इतनी ही शिद्दतों से बेहाल हुई थी और शिद्दत का सुनकर उसकी पलकें लरज उठी थीं। महक की खूबसूरत पलकों का कंपन आदित्य के दिल में बुरी तरह तार छेड़ चुका था। धीरे से अपने होंठ महक की आंखों पर रख दिए थे, और जब आदित्य ने महक के दोनों हाथों को नरमी से पकड़ा और उसका हाथ धीरे धीरे महक के कंधे पर सरकने लगा तो वो एकदम घबरा गई। विरोध करने की कोशिश भी कर रही थी। आदित्य ने धीरे से महक का दुपट्टा और उसके करीब आने लगा। वो उसके वजूद को छूने की कोशिश कर रहा था, जबकि महक असहाय उसकी गिरफ्त में थी। उसकी आंखों में तकलीफ साफ झलक रही थी, मगर वो खुद को बचाने के लिए कुछ कर पाने में असमर्थ थी। उसका नाजुक सा वजूद आदित्य के मजबूत काठी के सामने बेहद कमजोर पड़ चुका था। वो एक चिड़िया की तरह उसी की सख्त पकड़ में फड़फड़ा रही थी। आदित्य फिर से उसके चेहरे के करीब आया और फिर उसने बेखुद होकर उसके बालों में अपना चेहरा छुपाया था और उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर तक उतारने लगा। कितना शिद्दत से इंतजार किया था उसने इन पलों का। महक के साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के बारे में उसने कई सपने सजाए थे, लेकिन महक की जिद में उसके सारे सपने टूट गए थे और आज वो उसके कमरे में उसकी पत्नी बनकर मौजूद भी थी, लेकिन दिल से नहीं। धीरे धीरे महक ने भी प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, क्योंकि उसे समझ आ गया था वो खुद को थका देने से अब कोई फ़ायदा नहीं। वो ना तो उसे दूर धकेल सकती थी, ना ही उसकी मनमानी को रोक सकती थी। बस उसकी आंखों से लाचारी और पीड़ा के आंसू बहते रहे, और एक हाथ पीछे ले जाते हुए आदित्य ने एक झटके से उसकी डोरियों को खोल दिया था। एक पल में ही वो कंधे से सरक गया था, तो वो भीतर तक सिहर उठी। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि शायद वो उसकी हालत पर तरस खाकर उसे छोड़ देगा, उसे जाने देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बड़ी ही तीव्रता से आदित्य ने उसकी मुलायम धड़कनों पर अपना स्पर्श बिखेरा था और फिर वो एक बादल की तरह उस पर छाता चला गया।
जिस क्रिया की शुरुआत उसने पहले कठोरता से की थी, अब उसमें धीरे धीरे एक अजीब सी नरमी और भावना घुलने लगी थी। उसके स्पर्श में अब एक सुकून भरी कोमलता आ गई थी। महक को लग रहा था जैसे वो उसकी आगोश में अब धीरे धीरे पिघल रही हो। न चाहते हुए भी वो आदित्य के स्पर्श में सुकून महसूस करने लगी थी। होठों से मदहोश सिसकियां निकलने लगी थी। आदित्य ने जब ये देखा कि महक ने विरोध करना बंद कर दिया है, तो उसने धीरे से अपने होंठ उसके माथे पर रखे थे और फिर उसके ब्लाउज को ऊपर कर दिया और पीछे हाथ ले जाते हुए उसकी डोरियों को वापस बांध दिया था और एक तरफ होकर लेट गया। जबकि महक ने सिर उठाकर हैरानी से आदित्य की ओर देखा था। उसे हैरानी से इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर आदित्य ने जल्दी से करवट बदल ली। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेख्याल आने वाली मुस्कान को महक देखे और दोबारा ऐसी हरकत करे जो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बने। आदित्य कभी भी महक के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था और ना ही उस पर अपना कोई भी हक जताना चाहता था। वो उसे पहले थोड़ा सा वक्त देना चाहता था इस रिश्ते को समझने के लिए। मगर महक ने उस वक्त जो कमरे की हालत कर दी थी, उसने आदित्य को उकसा दिया था और इसीलिए उसने उसे काबू करने का यही तरीका ढूंढा था। आदित्य को पूरा यकीन था कि आज के बाद महक कभी भी ऐसी कोई जरूरत नहीं करेगी। जबकि महक अपनी जगह पर लेटी हुई सोच रही थी, न जाने आदित्य ने क्यों उसे ऐसे वक्त में छोड़ दिया था जबकि वो अपनी मंजिल पाने के बेहद करीब था। शायद मुझसे डर गया होगा या फिर मेरी नाराजगी के डर ने उसे उसके इरादों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया होगा। कितनी ही देर तक वो आदित्य की तरफ मुंह मोड़े आदित्य की चौड़ी पीठ को देखती रही। उसकी आंखों में धीरे धीरे आंसू जमा होने लगे। आज उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसके दिल के दर्द को समझ सकता। आदित्य उसके साथ बैठकर उसकी हालत को समझता तो वो उसके कंधे से टिककर अपने आंसू बहाकर अपना गम हल्का कर लेती, लेकिन उसने भी आकर उसके साथ जबरदस्ती ही की थी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। क्या मेरी किस्मत में सच्चा प्यार लिखा है या नहीं, या फिर सारी जिंदगी मैं प्यार के लिए तरसती रह जाऊंगी। सोचते सोचते महक की आंख लग गई थी और उसे अंदाजा भी न हुआ। अगली सुबह अपने साथ एक भरपूर रौनक लेकर उजागर हुई थी। महक ने अपनी आंखें खोली तो कमरे का मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। फूलों की सजावट हटा दी गई थी, जबकि हर चीज अपनी जगह पर सलीके से मौजूद थी और टूटी फूटी हुई चीजों को न जाने कहाँ गायब कर दिया गया था। पूरे कमरे में हल्की हल्की खुशबू महक रही थी। वो इतनी गहरी नींद में सोई थी कि पूरा कमरा साफ हो गया था और उसकी आंख नहीं खुली थी। उसे हैरत हुई थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आदित्य ने कितनी सावधानी से और उसके आराम का ख्याल करते हुए कमरा साफ किया था। वो किसी पर भी अपने रिश्ते की हकीकत जाहिर नहीं करना चाहता था, इसीलिए किसी के भी कमरे में दाखिल होने से पहले ही वो धीरे धीरे पूरा कमरा साफ कर चुका था। महक ने अपने बराबर में नज़र दौड़ाई तो वहां आदित्य मौजूद ही नहीं था, जबकि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। यकीनन वो शावर ले रहा था। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और आदित्य ट्राउज़र और बनियान पहने हुए वॉशरूम से बाहर आया था। महक ने कनखियों से उसकी तरफ देखा। उसकी मजबूत बाजू और स्वस्थ कदकाठी बनियान से साफ जाहिर हो रही थी, इसीलिए रात वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। कितनी कोशिशें की थी उसने उसको खुद पर हटाने की, मगर मजाल है जो 1 इंच भी हिला हो वो मोटा हाथी कहीं का। महक ने आदित्य की मजबूत मस्कुलर बॉडी को एक पल में ही मोटे हाथी का नाम दे दिया था। पता नहीं कौन सी चक्की का पिसा आटा खाता है, कितनी बॉडी सॉडी बना रखी है। महक आदित्य के स्वस्थ शरीर पर नजरें जमाए दिल ही दिल में सोच रही थी और साथ ही साथ उसके मुंह के हाव भाव भी बिगड़ रहे थे। आदित्य ने आईने में नजर आते उसके अक्स को देखा तो धीरे से होठों ही होठों में मुस्कुरा दिया था। एक पल में ही उसके दिमाग में वो नाजुक से पल घूम गए थे जब महक का नाजुक सा वजूद उसकी बाहों में था। वो मान गया था कि महक बाकी बहुत नाजुक थी, बिल्कुल रुई की तरह सॉफ्ट। कुछ ही पल की छुअन के बाद वो महक का बुरी तरह दीवाना हो चुका था। उसने नजरें चुराते हुए एक बार फिर महक को देखा। वो देख सकता था कि महक उससे डर रही थी और साथ ही साथ कुछ उलझन का शिकार भी थी, और आदित्य भी तो यही चाहता था कि वो उलझन में फंसी रहे, उसका ध्यान दूसरी तरफ लगा रहे और वो मुंह दिखाई का फंक्शन भी खैरियत से गुजर जाने दे, कोई हंगामा खड़ा न करे। अपने इस मकसद में आदित्य किसी हद तक कामयाब भी हो गया था, क्योंकि महक अभी तक उसी उलझन में डूबी हुई थी कि आखिर आदित्य ने उसके इतने करीब आकर दूरी क्यों बना ली थी, जबकि महक उसकी पहुंच में भी आ चुकी थी। दोनों के बीच एक मजबूत रिश्ता भी मौजूद था।
और फिर जिस कदर आदित्य के खतरनाक तेवर थे, उससे कुछ भी नहीं था कि वो क्या कर गुजरता। और फिर महक ने तो विरोध करना भी बंद कर दिया था। उसकी नरम छुअन में वो कुछ पल के लिए खुद भी तो पिघलने लगी थी। फिर आखिर आदित्य के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो खुद ही उससे दूर हट गया। महक के दिमाग में हजारों सवाल थे और आदित्य उसे कैसे बताता कि महक से दूर होने के बाद उसने कितनी मुश्किलों से खुद को संभाला था। इस मोमेंट पर आकर कोई भी मर्द अपनी पत्नी से दूर कैसे रह सकता है, लेकिन आदित्य ने खुद पर कंट्रोल पाया था। वो कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता था जिससे महक को लगे कि उसने इस रिश्ते की शुरुआत जबरदस्ती की थी। उसकी नीयत सिर्फ महक को डराने की थी ताकि आगे को वो कोई बखेड़ा खड़ा न करे। उठो और जल्दी से शावर ले लो, अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। नीचे सबको यही लगना चाहिए कि तुम मेरे साथ बेहद खुश हो। और खबरदार, अगर किसी के सामने भी तुमने जबान खोली कि रात हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं बना था। महक अपने दिमाग में रात वाले अलग अलग सवालों में खोई हुई थी जब आदित्य के जवाब ने उसे चौंका दिया था। आदित्य की आखिरी बात सुनकर उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कान आई। और अगर मैं सबको बता दूं कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बना, तुम कुछ मिनट भी ठहर नहीं सके थे मेरे सामने, क्योंकि तुम में इतनी मर्दानगी ही नहीं कि तुम एक शादीशुदा जिंदगी गुजार सको। महक ने अपनी एक भौं उठाकर आदित्य को जैसे चैलेंज किया था और आदित्य ने टॉवल फेंकते हुए आगे बढ़कर महक को दोनों बाजुओं से थाम लिया था और एक झटके से उसे अपने चौड़े सीने में समेट लिया और धीरे से कहने लगा, लगता है मेरी प्यारी सी बीबी को इस बात पर गुस्सा है कि मैंने रात को उसे अधूरा क्यों छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम चाहती हो कि रात जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा हो जाए और हमारे बीच मौजूद रिश्ता मुकम्मल हो जाए, तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अभी भी नीचे जाने में काफ़ी वक्त है। इतनी देर में तो मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता पूरा कर ही लूँगा। तो मैं अच्छी तरह अपनी मर्दानगी का एहसास करा सकता हूँ, बल्कि अपनी मर्दानगी से तुम्हें पनाह मांगने पर मजबूर कर सकता हूँ। आदित्य मुस्कुराते हुए एक आंख दबा रहा था और जरा सा आगे झुकते हुए उसकी गर्दन के लाल निशान पर अपने होंठ रख दिए थे जो रात उसने गुस्से में महक को दिए थे। जबकि उसे अपनी पुरानी टोन में वापस आता देखकर महक की रूह तक कांप चुकी थी। उसने जल्दी से आदित्य से खुद को छुड़ाते हुए पैरों में स्लीपर पहनी और अलमारी से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। जबकि उसके चेहरे पर मौजूद घबराहट देखकर आदित्य की हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी थी। जल्दी बाहर आओ, हमें एक साथ नीचे जाना है। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं जाऊंगा। आखिर हमें सबको ये दिखाना है कि हम बहुत हैप्पी कपल हैं। आदित्य ने वॉशरूम के दरवाजे के पास ठहरकर आवाज़ लगाई और अपनी शर्ट पहनने लगा। बालों को जेल से सेट करके परफ्यूम लगाया और बेड पर बैठकर महक का इंतजार करने लगा। महक ने वॉशरूम में लगभग आधा घंटा लगाया था और जब वो नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने एक साधारण सा कॉटन का सूट पहना हुआ था। ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। महक को अपना ख्याल रखने की ज़रूरत थी, मगर आदित्य फ़िलहाल उसे ये बात कहना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जानता था अगर महक से ये बात करेगा तो वो जिद में और भी ऐसी ही हरकतें करेगी जो उसे बीमार कर देंगी। महक आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल बनाने लगी और आदित्य उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। आदित्य की नज़रों की तपिश महक को अपने वजूद पर अच्छे से महसूस हो रही थी। उसके लंबे बाल आदित्य को बेहद पसंद आए थे। बेख्तियार उसके दिल में ये ख्वाहिश जागी थी कि वो उसके बालों को छूकर देखे, मगर वो खुद पर जब्त के पहरे बिठाता उससे नजरें फेर गया। वो नहीं चाहता था कि किसी कमज़ोर लम्हे की गिरफ्त में आकर एक बार फिर से महक को परेशान करे या उसके वजूद पर ज़बरदस्ती करे। उसी पल महक ने नजरें उठाकर आईने में नजर आते आदित्य को देखा और एक पल के 1000वें हिस्से में आदित्य ने अपनी नजरें उसके वजूद से हटाई थीं। वो उससे अब बिल्कुल लापरवाह बनकर बैठा हुआ था। न जाने क्यों गुस्से की एक तेज लहर महक के दिल में उठी थी। वो रात को खुद जबरदस्ती उसके करीब आया था और फिर उसे छोड़कर वो आराम से सो भी गया था। सुबह फिर उसके पास आया था और अब इस तरह से लापरवाह बनकर बैठा हुआ था जैसे जानता ही ना हो। उसने जैसे महक के वजूद को ही मजाक समझ लिया था। जब दिल करता था अपनी मौजूदगी का एहसास करवा देता और जब दिल करता नज़रअंदाज किए बैठा रहता। बेबसी के शदीद एहसास में घिरते हुए महक की आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें सिर झुकाते हुए उसने साफ कर लिया था। वो आदित्य के सामने हरगिज भी रोना नहीं चाहती थी और ना ही अपनी जात का तमाशा बनवाना चाहती थी। जो आदित्य ने उसके साथ किया था उसके बाद तो वो कभी भी उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी।
अगर वो उसके सामने रो देती या ध्यान न देने की शिकायत करती तो वो समझता कि शायद महक उसके लिए मरी जा रही है, इसीलिए उसे खुद को मजबूत बनाना था। महक ने बालों में कंघा किया, आंखों में काजल डाला, होंठों पर लिपस्टिक लगाते हुए आदित्य के मुकाबले आकर खड़ी हो गई। उसने हल्का सा मेकअप पहले ही कर लिया था ताकि आदित्य उसकी तैयारी को देखकर कोई तंज न कस दे। आदित्य उठकर उसके सामने खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। महक भी बिना पलकें झपकाए उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देख रही थी। और फिर अचानक आदित्य ने आगे बढ़ते हुए उसके माथे पर अपने सुलगते हुए लब रख दिए थे। एक सर्द सी लहर महक की रीढ़ की हड्डी में उतर गई थी। वो बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी। ये स्पर्श ना तो जबरदस्ती का था, ना ही हक जताने वाला, बल्कि ये स्पर्श तो बहुत नरम, गरम और मोहब्बत का एहसास लिए हुए था। आदित्य ने पीछे हटते हुए महक का हाथ थामा और उसे लेकर बाहर की ओर चल पड़ा। सीढ़ियों उतरते हुए नाश्ते की टेबल तक पहुंचने के बाद भी उसने महक का हाथ छोड़ा नहीं था, जबकि महक सबके बीच इस तरह आदित्य के हाथ पकड़ने पर बुरी तरह शर्मिंदगी से घिर गई थी। महक ने एक दो बार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन आदित्य ढीठ बना रहा और उसने महक का हाथ नहीं छोड़ा। खाने की टेबल पर आदित्य के बड़े भाई सागर ने उसे छेड़ दिया और कहा, महक का हाथ तो छोड़ दो, अब तो उसे नाश्ता करने दो। सागर भाई के कहने पर महक झेप गई थी और उसने खींचकर आदित्य से अपना हाथ निकाल लिया, जबकि आदित्य ने बेमन से सागर की ओर देखा था और कहने लगा, भैया, अगर आप भाभी का हाथ इस तरह खुलेआम नहीं पकड़ सकते तो क्या उसका बदला आप मुझसे लेंगे? अच्छी ज़बरदस्ती है भाई, बेकार में ही मेरी बीबी का हाथ मुझसे छुड़ा दिया। उसके डैड भी नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे, मगर मजाल है जो आदित्य उनसे जरा भी डरा हो। उसके डैड ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और एक ज़बरदस्त घूरी से आदित्य को देखा, जिसके बाद आदित्य ने मुंह बनाते हुए महक की तरफ देखा तो महक न चाहते हुए भी धीरे से हंस दी। नाश्ते के बाद आदित्य मुंह दिखाई के फंक्शन की तैयारियों को देखने लगा। सागर भाई मेहमानों को देख रहे थे और साथ ही वे खाने की तैयारी का जिम्मा भी ले रहे थे, जबकि आदित्य मेहमानों को बिठाने और रुखसती के बाद उन्हें उपहार देने के इंतजाम में लगा हुआ था। महक को उसकी ननद फिया पार्लर ले गई थी। तैयार होने और एक खूबसूरत सा जोड़ा पहनने के बाद महक की खूबसूरती को चार चांद लग गए थे। वो अपनी बारात के दिन भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आज तो उसकी छवि ही निराली थी। आदित्य ने जब महक को इस रूप में देखा तो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने में अभी कुछ वक्त था, इसलिए फिया महक को कमरे में बिठाकर चली गई थी। जब आदित्य कमरे में अपने कपड़े लेने के लिए दाखिल हुआ था और महक को देखकर वो चुपचाप महक के करीब चला आया। महक ने घबराते हुए इधर उधर देखना शुरू कर दिया। जब आदित्य ने उसके दोनों हाथ थाम लिए, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, ये कहते हुए आदित्य ने उठकर अलमारी से एक डिब्बा निकाला और उसे लाकर महक के सामने रखा। डिब्बे में एक बेहद खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। अंगूठी की बनावट मोर के आकार जैसी थी, जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। आदित्य ने महक का हाथ फिर से पकड़ा और उसकी उंगली में वो अंगूठी पहना दी और कहने लगा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई की अंगूठी थी। रात तुमने जो हाल कमरे का किया था, उसे देखने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा भी नहीं दिया था। महक के गाल सुर्ख होने लगे थे। उसे आदित्य के मुंह से अपनी तारीफ अच्छी लग रही थी, साथ ही साथ उसे अपनी हालत पर गुस्सा भी आ रहा था। वो न जाने क्यों आदित्य के सामने इतनी बेबस हो रही थी, जबकि शादी से पहले उसके दिल में आदित्य के लिए कुछ भी नहीं था। जिससे वो दिलो जान से मोहब्बत करती थी, वो तो न जाने कहाँ रह गया था। पराग के बारे में सोचकर महक की आंखों में आंसू आ गए थे। आदित्य ने हैरानी से महक की तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम्हें इतनी खुशी हुई कि मुंह दिखाई की अंगूठी पाकर तुम खुशी के मारे रोने लगी, या फिर ये दुख के आंसू हैं? आदित्य ने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन महक ने इसे सीरियस ले लिया था और भी ज़्यादा रोने लगी। आदित्य ने महक को गले से लगा लिया और कहने लगा, चुप हो जाओ महक, मुझे बताओ तो सही, आखिर तुम रो क्यों रही हो? देखो, अगर तुम रात वाली मेरी हरकत पर रो रही हो तो मैं उसके लिए सॉरी भी करता हूँ। जिस पर महक ने धीरे से कहा, पराग। अभी उसने सिर्फ पराग का नाम लिया था, बात भी पूरी नहीं की थी, मगर आदित्य की मुट्ठियाँ गुस्से से भींच गई थीं। उसने एक झटके से महक को खुद से अलग किया और उठकर खड़ा हो गया। आदित्य का ऐसा खौफनाक रवैया देखकर महक एकदम से डर गई थी। मेरी बात कान खोलकर सुन लो महक, आदित्य गुस्से में बोला। मैं तुम्हारा पति हूँ और कोई बेगैरत मर्द नहीं हूँ जिसके सामने तुम एक गैर मर्द का नाम लो और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर जाऊँ।
पहले जो था सो था, अब तुम मेरी बीवी हो और इस बात को कभी मत भूलना। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुम्हारी उसके साथ दोबारा कोई बात हो सकती है, तो इस ख्याल को भी अपने दिमाग से निकाल दो। अब तुम मेरी हो और तुम्हें पूरी ज़िंदगी मेरे ही साथ रहना है, चाहे खुशी से रहो या फिर दुख से। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं है। महक उसे सफाई देना चाहती थी, मगर आदित्य कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। उसने अपने कपड़े उठाए, बदलते हुए कमरे से बाहर चला गया। दूसरे कमरे में जाकर आदित्य ने अपना सारा गुस्सा खूबसूरत फ्लावर वास तोड़कर निकाला था। कुछ देर बाद खुद को जैसे तैसे बहलाकर वो तैयार होने लगा, क्योंकि आज उसका रिसेप्शन था और अगर वो बिगड़े मूड के साथ अपना रिसेप्शन फंक्शन अटेंड करता तो यकीनन लोग बहुत बातें बनाते। फंक्शन खैरियत से अंजाम पा गया। महक बेहद थकी हुई थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर वो चाहती थी कि उसके सोने से पहले आदित्य कमरे में आ जाए, वो उसकी गलतफहमी को दूर कर सके। ये ख्याल ही उसे तकलीफ पहुंचा रहा था कि आदित्य ये समझ रहा होगा कि वो अभी तक पराग के इश्क में डूबी हुई है, जबकि ऐसा नहीं था। आदित्य के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरते ही उसने पूरी रजामंदी से आदित्य को अपना पति मान लिया था। आदित्य को लग रहा था कि उस रात उसने कमरे की तोड़फोड़ शायद पराग से शादी न होने के गम में की थी, मगर ऐसा नहीं था। उसने ये तोड़फोड़ किसी और वजह से की थी, और यकीनन जब आदित्य को वजह पता चलती तो उसे महक से कोई शिकवा नहीं रहता। इसीलिए तो वो आदित्य के आने का वेट कर रही थी। वो उससे बात करना चाहती थी। काफ़ी वक्त गुजर चुका था, मगर आदित्य अभी तक कमरे में नहीं आया था। आदित्य का इंतजार करते करते महक को नींद आ गई थी। उसने अभी तक अपना खूबसूरत झिलमिलाता ड्रेस भी नहीं बदला था। वो चाहती थी आदित्य के तमाम गिले शिकवे मिटा दे। वो खुद आज अपने रिश्ते की शुरुआत करना चाहती थी। इंतजार करते करते महक की कब आंख लग गई उसे खुद भी अंदाजा न हुआ। रात के लगभग 3 बजे जब आदित्य कमरे में आया तो कमरे की सारी लाइट्स जल रही थीं। उसकी नज़र सीधे सामने बेड पर सोई हुई महक पर पड़ी थी। वो पूरे बेड पर फैलकर टेढ़ी मेढ़ी सो रही थी। मिटे मिटे मेकअप के साथ वो सुबह से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। उसने अपनी ज्वेलरी भी अभी तक वैसी ही पहनी हुई थी और कपड़े भी नहीं बदले थे। शायद वो उसका इंतजार करते करते सो गई थी। ये ख्याल आते ही आदित्य के दिल में गुदगुदी सी होने लगी थी। वो धीरे से मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। वो भी पूरे दिन का थका हुआ था और सोना चाहता था। बेड पर बैठकर उसने मुस्कुराते हुए महक की ओर देखा और हाथ बढ़ाकर उसके नरम मुलायम गाल पर चुटकी भरी। उसकी छोटी सी नाक में पहनी हुई नथनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लंबी पलकों की परछाई उसके गालों पर पड़ रही थी। होंठ थोड़े से खुले हुए थे और उन होंठों पर लगी लाल रंग की लिपस्टिक उसे और भी ज़्यादा हसीन बना रही थी। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए अचानक ही आदित्य को सुबह के वो लम्हे याद आ गए जब महक ने पराग का नाम लिया था। तो आदित्य के जबड़े गुस्से से कस गए थे। उसने महक को एकदम झिझोड़ते हुए उठाया था और गुस्से से कहा, कपड़े बदल लो अपने और मुझे लेटने के लिए जगह दो, मुझे भी सोना है। तुम्हारे ऐसे भारी कपड़ों से मुझे उलझन हो रही है। आदित्य बहुत सख्त लहजे में बोल रहा था। सुबह आदित्य ने जिस कदर मीठे अंदाज में बात की थी, महक से अब उसका ये सख्त रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कुछ वो नींद से जगी थी। अचानक उसकी आंखों में आंसू बहने लगे तो आदित्य ने सख्ती से उसे घूरा और कहा, इस वक्त रोने धोने का सीन क्रिएट मत करना। मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मुझे नींद भी आ रही है, इसलिए जाओ जाकर कपड़े बदलो, खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। महक अभी भी उससे बात करना चाहती थी, मगर उसकी थकावट का ख्याल करते हुए वो चुपचाप कपड़े बदलने के लिए चली गई और जब तक वो वापस आई आदित्य बेड पर गहरी नींद सो चुका था। मुझे हुक्म दे दिया कि कपड़े बदल कर आऊं और खुद बिना बदले ही सो गए। महक मुंह में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी और खुद पर कंबल सीधा करके फैलाया और लेट गई। महक ने सोते हुए आदित्य की तरफ करवट बदली तो नजरें उसके चेहरे से उलझ गईं और फिर पलटना भूल गईं। आदित्य बेहद खूबसूरत लग रहा था और सोते हुए तो बेहद मासूम लग रहा था। अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने उसके गाल को धीरे से छुआ था। पिछली रात उसने आदित्य का एक अलग ही रूप देखा था, मगर सुबह सुबह आदित्य ने अपनी मोहब्बत से अपने उस बुरे खाके को महक के दिमाग से मिटा दिया था। मगर उसकी कुछ ही देर बाद वो फिर से महक पर गुस्सा करने लगा था। बिना उसकी पूरी बात सुने वो उससे नाराज भी हो बैठा था और अब महक को अपनी सफाई देने का कोई मौका भी नहीं दे रहा था। मैं कैसे आदित्य को मनाऊं और उसे अपनी सफाई पेश करूं? अब तो सब कुछ अजीब लग रहा है। अपनी ज़िंदगी में ये सारे कांटे मैंने खुद ही बोए हैं। काश मुझे लोगों को परखना आता होता
मैं बिना वजह किसी पर एतबार न करती तो आज मेरी जिंदगी ने मुझे ये दिन न दिखाया होता। सोचते हुए महक की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते रोते चुपचाप सो गई। अगली सुबह महक के उठने से पहले ही आदित्य उठकर कमरे से जा चुका था। वो उससे बात करने के बहाने तलाश कर रही थी, मगर वो उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा था। महक के पापा आए और उसे अपने साथ ले गए। महक अपने मायके आने के बाद भी उदास ही थी। महक बेहद अमीर घराने में पैदा हुई थी। घर में नौकरों की फौज थी, दौलत की रेल पेल थी। महक के घर में हर मसले का हल सिर्फ एक ही हल निकाला जाता था और वो था पैसा। महक के मम्मी पापा को लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर ये उनकी गलतफहमी थी। कम से कम हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। महक की मम्मी कुसुम बेहद मॉडर्न औरत थी, जिन्हें अपनी खूबसूरती पर बेहद घमंड था, जबकि नीरज जी देश के जाने माने बिजनेसमैन थे। कुसुम की खूबसूरती पर अपना दिल हार कर उन्होंने उन्हें शादी का प्रस्ताव दे दिया। इतने अमीर इंसान से शादी करने पर कुसुम को भी कोई ऐतराज़ नहीं था। दोनों को एक दूसरे से कोई जज्बाती लगाव नहीं था। बस नीरज जी को अपने लिए खूबसूरत बीवी चाहिए थी, जबकि कुसुम को एक अमीर पति। दोनों की ख्वाहिशें पूरी हो गई थीं और दोनों ही अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट थे। मगर जब कुसुम प्रेग्नेंट हुई तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया। वो इस वक्त बच्चा किसी भी सूरत में नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि बच्चा पैदा करने से उनकी खूबसूरती पर बुरा असर पड़ेगा और वो बदसूरत हो जाएंगी। उन्होंने शादी की रात को ही नीरज से ये बात साफ कर ली थी कि वो जल्दी बच्चा नहीं करेंगी। उन्हें कम से कम 5 से 6 साल बच्चों के झंझट में नहीं पड़ना था। नीरज जी ने भी उनकी बात आराम से मान ली थी और उन्होंने भी इसे अपनी अना का मुद्दा नहीं बनाया था। वो चाहते थे कि जब उनकी बीवी मानसिक तौर पर बच्चों के लिए तैयार हो तभी बच्चा हो। मगर शादी के 1.5 साल बाद ही जब कुसुम प्रेग्नेंट हो गई तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया और चीख पुकार मचाने के बावजूद भी नीरज जी ने उन्हें अबॉर्शन नहीं करवाने दिया। कुछ भी था, मगर नीरज जी को भगवान का खौफ था। वो जानते थे एक नन्ही सी जान को दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म कर देना कितना बड़ा पाप होता है, और उन्होंने कुसुम जी को भी इस गुनाह से रोका था। जब कुसुम जी किसी भी तरह उनकी बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी तो उन्होंने उन्हें तलाक की धमकी दे दी, और जिस पर कुसुम अबॉर्शन से बाज आ गई थी, क्योंकि वो किसी भी हालत में नीरज से तलाक नहीं चाहती थी। वो जैसे ऐशो आराम की आदी हो चुकी थी, अब उन्हें ऐसा ऐशो आराम कहीं और मिलने वाला नहीं था। आखिरकार कुसुम जी इस शर्त पर बच्चा पैदा करने को तैयार हो गई कि वो इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं पालेंगी। बच्चे की पूरी परवरिश सिर्फ और सिर्फ नीरज जी की जिम्मेदारी होगी। वो जैसे भी निभाएं, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। बच्चा पैदा करने के बाद वो फिर से अपनी सोशल लाइफ में व्यस्त हो जाएंगी। नीरज जी ने भी उनकी ये बात मान ली थी। उनके लिए इतना ही बहुत था कि कुसुम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो गई थी, और फिर कुसुम ने अपनी बात पूरी करके भी दिखाई। हॉस्पिटल में महक को जन्म देने के बाद उन्होंने उसे किसी भी तरह की कोई मोहब्बत नहीं जताई थी, बल्कि तीसरे ही दिन महक को हॉस्पिटल में छोड़कर खुद घर लौट आई थी। नीरज जी खुद ही महक को घर लेकर आए थे और फिर उसे घर की नौकरानी के हवाले करते हुए जल्दी ही किसी आया का इंतजाम करने को कहा, जो महक की परवरिश की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ उसे दूध भी पिला सके। महक का नाम भी उनके घर की नौकरानी ने ही रखा था। नीरज जी और कुसुम को इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वो अपनी ही औलाद का नाम रख लेते। ये तो भगवान का शुक्र था कि महक को जो आया मिली थी वो बहुत अच्छी थी। बिंदु माँ के साथ महक का भावनात्मक जुड़ाव बन गया था। बचपन में जब कभी महक कुसुम की तवज्जो और ध्यान चाहती तो वो उनके पास चली जाती थी, लेकिन कुसुम उसे डांट डपट कर फटकार कर वापस भेज देती। महक जब भी कुसुम के कमरे में जाती तो लौटने के बाद घंटों उदास रहती, रोती रहती। नीरज जी भी अपने बिजनेस में इतने व्यस्त रहते कि उनके पास भी महक के लिए वक्त नहीं होता था। इस तरह बिंदु माँ ने धीरे धीरे महक का कुसुम जी या नीरज जी से आमना सामना करवाना कम कर दिया था। फिर धीरे धीरे महक ने भी कुसुम जी और नीरज जी की कमी को महसूस करना छोड़ दिया। वो अब सारा वक्त बिंदु माँ के साथ बिताती और बिंदु माँ और वो एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते। महक हमेशा से ही बहुत होशियार बच्ची थी। अपनी क्लास में हमेशा टॉप करती थी। होशियार और खूबसूरत होने के साथ साथ महक बेहद मासूम भी थी। दुनियादारी का उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, ना ही उसे लोगों की अच्छी तरह परख थी और ना ही उनको चालाकी दिखानी आती थी। बिंदु माँ महक को देखकर खुश होती थी कि वो अपनी माँ कुसुम जी की तरह नहीं बनी थी, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और ध्यान रखने वाली लड़की है। मगर वो नहीं जानती थी महक की यही खूबी उसके लिए आगे चलकर जिंदगी में कितनी मुश्किलें पैदा करने वाली है।
महक 18 साल की हुई तो बिंदु माँ को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था। नीरज ने बिंदु माँ का बहुत इलाज करवाया था। बिंदु माँ ने अपनी पूरी जिंदगी महक के नाम कर दी थी और नीरज जी यही चाहते थे। और नीरज जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी से उसकी माँ जैसी शख्सियत छिन जाए। वो अपनी लापरवाही और कुसुम जी के व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ थे। इन दोनों में से किसी ने भी महक पर कभी ध्यान नहीं दिया था। अगर महक इतनी संवेदनशील, जीवंत और समझदार थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बिंदु माँ की वजह से थी। इसीलिए उन्होंने बिंदु माँ के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन शायद बिंदु माँ की किस्मत में अब और दिन नहीं बचे थे। वो महक को रोता बिलखता छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई। महक के लिए भी वो पल कयामत से कम नहीं था जब उसे बिंदु माँ की मौत की खबर मिली। उस वक्त महक पूरी तरह टूटकर बिखर गई थी। बिंदु माँ की मौत की खबर सुनकर उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। वो बिंदु माँ का आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी थी और ये बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। शुरू में तो कुसुम जी ने भी कुछ दिन महक की तरफ ध्यान दिया था, लेकिन जल्दी ही वो फिर से अपनी सोशल लाइफ में गुम हो चुकी थी। हाँ, नीरज जी महक का थोड़ा बहुत अब ख्याल रखने लगे थे। धीरे धीरे वो भी अब अपने बिजनेस में फिर से व्यस्त हो गए। उन्हें लगा महक अब संभल गई है, लेकिन बिंदु माँ का दुख महक को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा था। नीरज जी और कुसुम जी की देखभाल की अब महक को आदत नहीं थी, क्योंकि उसे तो शुरू से ही उनकी तरफ से कोई अपनापन नहीं मिला था। उसे सिर्फ बिंदु माँ की ज़रूरत थी, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। महक ने अपने इस खालीपन को भरने के लिए बागबानी शुरू कर दी। वो पूरा पूरा दिन लॉन में पौधों की देखभाल करती रहती थी। उसने बहुत से नए पौधे भी लगा लिए थे। एफए के बाद कॉलेज से छुट्टियां थीं, इसीलिए महक के पास अब और कोई काम का बहाना भी नहीं था। उसने अपने लॉन को और भी बड़ा करना चाहा और उसने अपनी ये ख्वाहिश अपने पापा के सामने रख दी। उन्होंने अपने घर से लगे हुए खाली प्लॉट को भी खरीद लिया और बीच की दीवार को तोड़वा दिया। अब लॉन पहले से कहीं ज़्यादा विस्तृत हो गया था, जहां महक ने अलग अलग प्रकार के फलदार वृक्ष और कुछ फूलों वाले पौधे लगाए। एक तरफ उसने एक झूला लगवाया था। लॉन के बीच में एक सुंदर सा फव्वारा था। देखने में सब कुछ बहुत सुंदर लगता था। जब पौधे और फूल बढ़ने लगे तो एक माली की ज़रूरत महसूस हुई थी। कुछ ही दिन में महक का कॉलेज भी शुरू होने वाला था। वो चाहती थी कि किसी माली का प्रबंध कर लिया जाए, ताकि उसके पौधों की सही से देखभाल होती रहे। और फिर पराग को माली के तौर पर नीरज निवास में लाया गया। यहीं से महक की ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। कॉलेज से आने के बाद महक भी अपने लॉन में चली जाती थी, क्योंकि फूल और पौधे ही उसकी ज़िंदगी थे। वहीं पौधों की देखभाल करने के लिए पराग भी मौजूद होता था, जो उसे नज़रें झुकाकर डरते डरते बात किया करता था। हालांकि वो महक के पौधों का बहुत ख्याल रखता था। लॉन पहले से भी ज़्यादा हरा भरा और सुंदर दिखाई देने लगा था। उसने लॉन में कई प्रकार के नए फूल भी लगवा दिए थे, जो महक को बहुत पसंद थे। महक ने उसे इनाम के तौर पर कुछ पैसे देने चाहे तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि उसने वही किया जिसके लिए उसे तनख्वाह मिलती है, इसीलिए उसे किसी भी अतिरिक्त पैसे की ज़रूरत नहीं है। इस बात ने महक के दिल में पराग के लिए हल्के हल्के स्नेह के भाव जगा दिए थे। पराग दिखने में सुंदर था, बस गरीबी ने उसकी खूबसूरती को ढक कर रखा था। अगर वो अच्छे से कपड़े पहनता तो यकीनन किसी अमीर घराने का लगता। महक जब लॉन में आती तो पराग से ढेर सारी बातें करती थी। पराग धीरे धीरे उसके दिल में अपनी जगह बनाता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो महक के दिलो दिमाग में पूरी तरह से छा गया। महक उससे मोहब्बत करने लगी थी, और जब ये हकीकत महक पर खुली तो उसे उस दिन ये दुनिया बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो पराग के साथ ज़िंदगी बिताने के सपने देखने लगी। वो उसे तवज्जो देता, उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखता था, उसकी ज़रा सी तकलीफ़ पर तड़प जाता, उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखता। जो फूल महक को पसंद थे उसने उन्हीं फूलों से पूरा गार्डन भर दिया था, और घर की दीवारों के पास भी उन्हीं फूलों के बड़े बड़े गमले रख दिए थे। एक दिन महक ने पराग को लॉन में नए पौधे लगाते देखा तो खुद भी कॉलेज से छुट्टी कर ली और उसके साथ पौधे लगवाने लगी। पौधे लगाते लगाते वो अनजाने में ही पराग की तरफ टकटकी बांधकर देखने लगी। पराग ने पौधों में से कांटों भरी जाड़ी दूर निकाल कर फेंकी तो महक ने उसे अनजाने में ही हाथ में पकड़ लिया। कई सारे कांटे उसके हाथ में चुभ गए। बिना कुछ कहे सिसकते हुए महक ने वो झाड़ी फेंकी, मगर कांटे उसके हाथ में चुभकर हाथ को जख्मी कर चुके थे। खून की छोटी छोटी बूंदें महक के हाथ से निकलने लगी थीं। तभी पराग जल्दी से आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत ही उसे लेकर लॉन के कोने की तरफ चल पड़ा।
महक एक ट्रांस की सी हालत में उसके साथ खींचती चली जा रही थी। ये पहली बार हुआ था जब किसी गैर मर्द ने उसे छुआ था। महक का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो उससे मोहब्बत करती थी और आज वही उसका हाथ थामे उसे साथ लिए जा रहा था। बेखुदी में महक ने दिल से चाहा कि वो जीवन भर पराग की मोहब्बत की छाँव में इसी तरह चलती रहे। यही वो लम्हा था जब महक पर यह सच पूरी तरह साबित हो गया कि वो पराग की मोहब्बत में पूरी तरह से गिरफ्तार हो चुकी है। पराग ने महक को एक जगह खड़ा किया और गीली ठंडी मिट्टी से मुट्ठी भरते हुए उसके हाथ पर जोर जोर से मलने लगा। महक ने उसे अपने हाथ पर मिट्टी लगाते देखा तो पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? जिस पर पराग ने उसे बताया कि जिस झाड़ी से आपको कांटे लगे हैं वो एक जहरीली झाड़ी थी। अगर तुरंत तो उस जगह पर नरम चीज न लगाई जाती तो सूजन हो जाती और जख्म बन जाने का खतरा होता। मुझे और तो कुछ नजर नहीं आया, इसीलिए मैंने ये गीली और ठंडी मिट्टी आपके हाथ पर लगा दी। अब इससे ना ही आपको दर्द होगा और ना ही आपको किसी भी तरह की कोई सूजन होगी। वो बेखुदी में पराग को देखे जा रही थी। महक के लिए अब बहुत ज़रूरी सा बन गया था। महक ने उसी वक्त एक फ़ैसला किया और पराग को प्रपोज कर दिया। पराग, क्या तुम पूरी ज़िंदगी मेरा ऐसे ही देखभाल करोगे? क्या तुम इसी तरह मुझे हर गम से बचाते रहोगे? वो पराग की आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रही थी और पराग एक पल के लिए ठहर सा गया था। चेहरे पर ऐसी हैरानगी थी कि वो सांस लेना भूल गया था। उसे ये नाजुक सी लड़की बहुत पसंद थी, लेकिन उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसे पा सकता है। और आज जब उसने उसे प्रपोज किया तो पराग को यकीन नहीं आया। अगले ही पल पराग की आंखों में नमी चमकने लगी थी। मेरा बस चले तो आप पर आने वाले हर गम को मैं अपने दिल में समेट लूं और दुनिया जमाने की खुशी आपके कदमों में ढेर कर दूं। तो मुझे समेट लो पराग। मैं तन्हा रहते रहते अब थक चुकी हूँ। मुझे प्यार चाहिए, किसी की देखभाल चाहिए, किसी की सच्ची वफा चाहिए जो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिल सकती है। बेखुदी में रोते हुए उसने पराग के सीने पर अपना सर रख दिया था। यह एहसास उसे हवाओं में उड़ाने के लिए काफ़ी था कि वो जिससे मोहब्बत करती है वो उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर चुका था। महक के प्रपोज करते ही पराग ने उसे कबूल कर लिया कि वो उसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन उनके बीच मौजूद स्टेटस के फ़र्क की वजह से कहने की हिम्मत नहीं कर सका था। कहाँ वो घर की मालकिन और कहाँ वो एक मामूली सा माली। इन दोनों का कोई मेल नहीं था, मगर महक ने उसे यकीन दिलाया कि वो मोहब्बत की इस राह में पराग को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। जहाँ तक भी मुमकिन हो सकेगा वो उसका साथ निभाएगी। इस तरह दोनों की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। एक दूसरे की मोहब्बत में वो बहुत आगे निकल चुके थे। उन दोनों का ये बेनाम सा रिश्ता लगभग 2 साल तक चला था। इन 2 साल के दौरान पराग ने कभी भी अपनी हदें पार नहीं की थी। इस बात ने महक के दिल में उसके लिए और भी ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत भर दी थी। दोनों एक दूसरे की चाहत में इस तरह से दुनिया को भूले रहते, मगर एक दिन अचानक ही महक के सिर पर आसमान टूट पड़ा जब नीरज जी ने महक को बताया कि उन्होंने उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे आदित्य से तय कर दिया है। महक ने इनकार करने की पूरी कोशिश की, मगर नीरज जी उसकी किसी भी बात को तवज्जो नहीं दे रहे थे, क्योंकि उन्हें पहले ही अंदाजा हो चुका था कि महक पराग से मोहब्बत करने लगी है। पराग उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में के जाल में उसे फंसा चुका है। उन्होंने महक को डांटने धमकाने की बजाय इस मामले का फौरन हल ये निकाला कि उसका रिश्ता आदित्य से तय कर दिया। आदित्य से महक कई बार फैमिली फंक्शन में मिल चुकी थी। आदित्य बहुत सुलझा हुआ और हैंडसम लड़का था। छोटी उम्र में ही उसने अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। आदित्य बेहद चुलबुला और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। वो महक को कभी भी बुरा नहीं लगा था, मगर उसके लिए महक के दिल में कोई ख़ास जज्बा भी नहीं था। नीरज जी ने न सिर्फ महक का रिश्ता आदित्य के साथ तय कर दिया, बल्कि ठीक 15 दिन बाद शादी की तारीख भी फाइनल कर दी। महक तो ये सुनकर सन्न रह गई थी। वो शुरू से ही डरपोक थी। उसमें कभी भी इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो अपने पापा के किसी भी फैसले पर ऐतराज़ कर सके, इसलिए अब भी वो चुप हो गई थी। अब उन्होंने महक को ज़्यादा घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया था और वजह ये बताई थी कि उसकी शादी में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इसलिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहकर अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान देना चाहिए। महक उदासी से शादी की सारी तैयारियों में शामिल हो रही थी, जबकि पराग बाहर लॉन के कामों में व्यस्त रहता। एक रात जब सब सो चुके थे तो महक मौका देकर पराग के पास पहुंच गई। पराग अपने क्वार्टर की चारपाई लॉन में डालकर लेटा हुआ था। उसे देखकर वो उठकर बैठ गया। महक चुपचाप जाकर उसके पास चारपाई पर ही बैठ गई।
जब पराग ने धीरे से कहा, मैं दुआ करूँगा आप हमेशा खुश रहें, आपकी नई ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ आएँ और उसमें आपको कभी कोई कमी महसूस ना हो। महक ने अपने भीगे भीगी नज़रों से पराग को देखा और बोली, तुम इतनी आसानी से मुझसे किनारा कर लोगे पराग? जिस पर पराग ने दुखी लहजे में कहा, मैं तो शुरू से जानता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप मेरी आंखों के सामने किसी और के साथ ब्याह कर चली जाएंगी। मैं जानता हूँ आप मुझसे सच्चा प्यार करती हैं और मुझे इस बात पर कोई शिकवा नहीं है कि आपने मेरे लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। आप जाइए, अपनी ज़िंदगी जी लीजिए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं आपको कभी भी कोई गलत रास्ता अपनाने को नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं किसी की इज्जत को घर से नहीं भगा सकता। इतना कहकर पराग ने अपना चेहरा मोड़ लिया था और चारपाई से उठकर खड़ा हो गया। महक भी चारपाई से उठी और उसके करीब आते हुए धीरे से बोली, मैं तुमसे कभी भी किनारा नहीं करूँगी पराग, बल्कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगी कि हमारी शादी खुद पापा अपने हाथों से कराएंगे। इतना कहते हुए महक अपने कमरे में लौट आई थी। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसने अगले ही दिन चुपके से नीरज जी का मोबाइल उठाया और उसमें से आदित्य का नंबर निकालकर उसे फ़ौरन मिलने के लिए बुला लिया। आज उसकी हल्दी की रस्म थी और वो अपने होने वाले पति को चुपके से मिलने के लिए बुला रही थी। आदित्य को इस बात पर बहुत हैरानी थी, मगर वो मिलने के लिए राजी हो गया था। रात के लगभग 1:30 बजे उनके घर की छत पर आया, जब फंक्शन ख़त्म हो चुका था और सब लोग सोने के लिए जा चुके थे। आदित्य ने चौकीदार को अच्छे खासे पैसे दिए थे, तभी चौकीदार ने उसे घर के अंदर आने दिया था। उसके लिए ये सब आम सी बात थी। वो इसे आजकल के लड़कों की बेसब्री समझ रहा था। आदित्य महक से मिलने छत पर गया तो महक ने उससे साफ कहा कि वो इस शादी से इनकार कर दे। वो पराग से प्यार करती है और क्योंकि पराग घर का नौकर है, इसलिए उसके पापा उसे कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अगर वो शादी के दिन घर से भाग जाएगा तो उसके पापा के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा और फिर वो मजबूरन पराग से उसकी शादी करवा देंगे। आदित्य, जिसने कब से महक को अपने दिल में बसा रखा था, उसकी बात सुनकर उसका दिल 1000 टुकड़ों में बट गया। उसने सिर हिलाकर हामी भर ली और लौटने लगा। तभी महक ने नम आंखों के साथ उसका धन्यवाद किया। अगले दिन मेहंदी की रस्म थी और उससे अगले दिन बारात आनी थी। महक दुल्हन बनी इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि बारात ना आए और उसके पापा अपनी इज्जत बचाने के लिए महक की शादी पराग से कर दें, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बारात आ गई थी और आदित्य दूल्हा बनकर उसके सामने मौजूद था और आदित्य को अपने सामने दूल्हा बना खड़ा देखकर महक की जान निकल गई थी। दोनों का विवाह पंडित जी ने पूरे विधि विधान से कराया। महक ने बेबसी की तमाम शिद्दतों के साथ उससे शादी कर ली। शादी के बाद उसके पापा उसे मिलने आए थे और उसे अलग कमरे में ले जाकर कुछ बात की, और जो कुछ उसके पापा ने उसे बताया, महक के सर पर ऐसा लगा आसमान टूट पड़ा हो। महक के पापा ने उसे पराग का असली चेहरा दिखाया। वो जानबूझकर एक साजिश के तहत उनके घर में आया था। घर की एक नौकरानी भी पराग के साथ मिली हुई थी। वो दोनों मिलकर महक को अपने जाल में फंसाकर इस घर के मालिक बनना चाहते थे। उन्होंने एक वीडियो महक के सामने प्ले कर दी, जिसमें घर की नौकरानी धन्नो और पराग आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसमें पराग साफ कह रहा था कि महक मेरे प्यार के जाल में फंस चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब मैं उसे शादी करूंगा और उससे उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लूँगा। कितने ही बेआवाज आंसू महक की आंखों से बहने लगे थे। उसने ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़के पर भरोसा किया था। उसके नाम अपनी पूरी ज़िंदगी करने वाली थी और उसने ही उसे धोखा दिया था। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। महक के पापा ने उसे समझाया, तुम बहुत अच्छी हो महक, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान तुम्हारे साथ बुरा कैसा कर सकते हैं। देखो ना, उसने तुम्हें तुम्हारी अच्छाइयों के बदले आदित्य जैसा अच्छा हमसफ़र दे दिया। मेरा यकीन करना बेटा, आदित्य बहुत अच्छा पति साबित होगा तुम्हारे लिए। वो कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने देगा। और महक ने अपना सर झुका लिया था। महक ने अपने पापा का शुक्रिया किया कि उन्होंने एक चालाक इंसान से उसे बचा लिया था, मगर आदित्य को पराग से अपनी मोहब्बत के बारे में वो सब कुछ बताकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी थी और इसी गुस्से में उसने अपनी सुहागरात और कमरे का हाल बर्बाद कर लिया था। कुछ गुस्सा पराग के धोखे का था तो कुछ गुस्सा अपनी बेवकूफ़ियों पर आ रहा था और गुस्से में आकर उसने कमरे का हाल ख़राब कर दिया था, मगर आदित्य ने भी उसे गलत समझ लिया था। रिसेप्शन के दिन भी वो आदित्य को पराग की सच्चाई बताकर उससे माफ़ी मांगकर इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहती थी, मगर आदित्य पराग का नाम सुनते ही गुस्से के मारे आग बबूला हो गया था।
महक ने रोते हुए अपनी नादानी की भगवान से माफ़ी भी मांगी थी और उसे खूब प्रार्थनाएं की थी कि आदित्य उसे सफाई देने का कोई एक मौका दे दे। उसने तैयारी की और अपने पापा नीरज जी को खबर दी कि वो अपने ससुराल वापस जा रही है। महक ससुराल वापस आई तो आदित्य घर पर नहीं था। आदित्य पूरा दिन घर वापस नहीं आया था। शाम को जब वो घर आया तो काफ़ी थका हुआ सा लग रहा था। आते ही पापा और मम्मी से मिला और फिर चुपचाप कमरे में चला आया। कमरे में आते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। पूरा कमरा दुल्हन की तरह सजा हुआ था। जगह जगह पर कैंडल्स जलाई गई थीं। महक ने उसकी पसंद का नेवी ब्लू कलर की एक खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ था और खुद सज संवर कर बैठी हुई थी। ये तो अपने मायके में थी, ये यहाँ कहाँ से आ गई। दिल तो उसे देखकर बहुत खुश हुआ था। सारी थकावट दूर हो गई थी, मगर नाराज़गी जताना जरूरी था। इसीलिए अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम में चला गया। शावर लेने के बाद जब वो कमरे में आया तो महक अब कहीं भी नजर नहीं आई। वो चुपचाप आईने के सामने गया। जब उसके कानों में धीरे धीरे सिसकने की आवाज़ आई, उसने इधर उधर देखा तो महक बेड के पास नीचे बैठी हुई थी। उसे रोता देखकर आदित्य तड़प उठा। फौरन हेयर ब्रश रखते हुए महक के पास आया। क्या बात है महक, रो क्यों रही हो? और तभी महक ने नाराजगी भरी निगाहों से आदित्य की ओर देखा था। आपको कब से मेरे रोने की परवाह होने लगी? आप तो मुझसे नाराज हैं। महक की आंसू भरी आंखों को देखकर आदित्य का सारा गुस्सा झाग हो गया था। उसने महक को अपने साथ लगा लिया और कहने लगा, हाँ नाराज तो हूँ, मगर तुम बताओ क्यों रो रही हो? क्योंकि लाख नाराजगी सही, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जिस पर महक ने शिकवा करते हुए सिर उठाया और कहने लगी, आप मुझे कल से इग्नोर कर रहे हैं। अगर मैं आपको इतनी ही बुरी लगती थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? पराग धोखेबाज था। मैं कल सुबह भी आपको यही बात बताना चाहती थी, मगर आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कमरे में तोड़ फोड़ भी इसीलिए की थी क्योंकि मुझे खुद पर गुस्सा था। मैंने आपको अपनी हल्दी के दिन बुलाकर इतना बड़ा दुख दिया था आपको। कहते हुए महक ने अपना सिर झुका लिया, जबकि आदित्य को उस पर टूट कर प्यार आ रहा था। वो जानता था कि महक बेहद मासूम और साफ दिल की लड़की है। उसने पराग के बारे में पता करवाया था। वो पहले से शादीशुदा था और महक को धोखा दे रहा था। आदित्य समझ चुका था कि पराग ने उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया होगा और वो उसके जाल में आ गई होगी। इसीलिए वो बारात लेकर आया था। अब वो शर्मिंदा थी और उसके साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाना चाहती थी। इसलिए पूरी सच्चाई और वफादारी के साथ पराग के धोखे का भी उससे बता दिया था। अच्छा, तो हमारी नाजुक सी जान इसलिए रो रही है कि हमने उसे इग्नोर कर दिया। अब वो गहरा सांस लेते हुए खुद भी महक के साथ नीचे फर्श पर ही बेड से टेक लगाकर बैठ चुका था। हाँ और नहीं तो क्या, आपको पता भी है मुझे कितना दुख हो रहा था। आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। फंक्शन में सब लोगों ने मेरी तारीफ की थी, लेकिन मेरे कान आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तरस गए थे। वो नाखूनों से नेल पॉलिश खुरचते हुए उससे शिकवा कर रही थी और आदित्य के दिल में एक ठंडक सी उतरती जा रही थी। धीरे से एक हाथ उसकी कमर में डालते हुए उसे खुद के करीब किया था। लेकिन शादी की पहली रात मैंने तुम्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया था। फिर क्यों इतना पैनिक हो रही थी? मुझसे दूर जाने की कोशिश भी कर रही थी। वो अपने होंठ उसके कान के करीब ले जाकर धीरे से सरगोशी करने वाले अंदाज में बोला था, आदित्य अब आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कब आपसे दूर जा रही थी? मैंने तो आपकी बाहों में खुद को ढीला छोड़ दिया था, लेकिन आप ही चीटिंग कर गए और मुझे तड़पता छोड़कर आराम से जाकर सो गए थे। न चाहते हुए भी महक के होंठों से शिकवा निकला था और आदित्य कुछ पल तक उसे हैरान नजरों से देखता रहा और फिर जोर से ठहाका मारते हुए हंस पड़ा। और महक को अब अंदाजा हुआ था कि वो क्या बोल गई थी। शर्माकर उसने अपना सर आदित्य के सीने में छुपा लिया था और आदित्य ने उस नाजुक सी जान को अपने सीने में समेट लिया। तो पहले बता देती कि तुम अब मुझसे दूर जाने की हालत में नहीं हो। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिश उसी रात पूरी कर देता। खैर, अब मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। कहते हुए वो धीरे से अपने होंठ उसके होंठों से मिस कर गया था और महक का दिल जोरों से धड़क उठा था। गाल शर्म की शिद्दत से दहकने लगे थे। आदित्य ने एकदम उसे अपनी गोद में उठाया और बेड पर लिटाते हुए किसी बादल की तरह उस पर छा गया था। वो बहुत नरमी से उसके वजूद पर अपना स्पर्श छोड़ रहा था और महक बेखुद होती जा रही थी। उसकी बेखुदी और मदहोशी से मचलते वजूद को देखकर आदित्य के लबों पर एक शरारती मुस्कान आई थी। वो धीरे से उसके कानों के करीब झुकते हुए बोला था, क्या ख्याल है आज भी चीटिंग कर जाऊं? क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ।
और महक हंस पड़ी थी। मुझे पता है आदित्य, आप ऐसा नहीं कर सकते। महबूब के इतने करीब आने के बाद उससे दूर जाना मुमकिन ही नहीं है। ये कहते हुए महक ने अपने नरम होंठ आदित्य के होंठों पर रख दिए थे और उसकी इस हरकत पर आदित्य बुरी तरह मचल उठा था। वो दीवाना बार महक को अपने होंठों से छूने लगा और महक ने भी अपने दोनों हाथ आदित्य के चारों तरफ डाल दिए थे और खुद को पूरी तरह उसके चौड़े सीने से लगा लिया। उन दोनों के मिलन पर खिड़की से झांकता हुआ चांद भी मुस्कुरा दिया था। महक आदित्य को पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी जिंदगी से सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। आदित्य ने उसकी जिंदगी में खुशियों के वो रंग भरे थे जो उसकी जिंदगी में अब तक फीके पड़े हुए थे। आदित्य के माँ बाप ने महक को अपनी सगी बेटियों से बढ़कर प्यार दिया था। आदित्य की माँ की आगोश में महक को अपनी माँ की आगोश महसूस होती थी। बिंदु माँ के बाद अब उसे अपनी सास से अपनी सगी माँ की मोहब्बत मिली थी। उसे और क्या चाहिए था। आदित्य ने उसे खास तौर पर एक ही फरमाइश की थी, जब भी मैं ऑफिस से आऊं तो तुम मुझे हमेशा तैयार मिला करो। और वो आदित्य की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा किया करती थी। जब आदित्य ऑफिस से वापस आता और कमरे में आता तो वो खिले हुए गुलाब की तरह तैयार मिलती थी और आदित्य हर रात उस गुलाब की खुशबू को महसूस करता था। अपने सीने से लगाकर अपने दिन भर की थकान भूल जाया करता था। इतनी खूबसूरत जिंदगी पाकर महक भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। दोस्तों, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसी ही रोमांटिक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।